हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है डेनिश तथा फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन। यानी भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ, इनको हम बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बैच है सिपाही बैच, जिसकी क्लास नंबर 4 आज है। और आज हम जानने वाले हैं जो अंतिम 2 यूरोपीय कंपनियां हैं जिनका भारत में आगमन हुआ था, डेनिश और फ्रांसीसी, इनके बारे में बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिहार पुलिस परीक्षा से रिलेटेड जीके की क्विज रोज अटेम्प्ट करने हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है। आपको मैंने भारत में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ा दिया है और इसे आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद मैंने आपको डचों के बारे में पढ़ा दिया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दिया था। फिर मैंने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बता दिया था, ब्रिटिश EIC आप कह सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो क्रम था, उसके बाद कौन आए थे भैया, तो आप कहेंगे डेनिश, और फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। यानी कि ये क्रम था भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, तो जिसमें से हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डच के बारे में पढ़ चुके हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बारी है इन दोनों कंपनियों को अच्छे से समझने की और आज के बाद ये भी कंपनियां समाप्त हो जाएंगी और फिर उसके बाद हम कर्नाटक युद्ध की चर्चा करेंगे एक क्लास में और फिर उसके बाद हम मराठा, मैसूर, इन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है, जुलाई में आपका एग्जाम होगा। आपको कमेंट में बताना है कि पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा जो था वो भारत में किस सन में आया था, ये कमेंट में आपको बताना है। और बताना है कि डच कहां से आए थे, किस देश से आए थे। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आप आंसर दे लेंगे। अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो पहले हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम पहले बात करेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि क्रम से सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे और बेहतर तरीके से समझते हुए भी चलेंगे। आप भी अपनी नोटबुक में ये हेडिंग डाल लीजिए। अब हम बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। डेनिश लोग जो थे वो एक यूरोपीय देश डेनमार्क से आए थे। आपको पता होगा डेनमार्क एक कंट्री है। तो भैया ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ से आई थी, कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे भैया ये डेनमार्क से आए थे। डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है और यहीं से आए थे कौन भैया, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ईस्ट इंडिया सबके पीछे इसलिए लगा है क्योंकि जो भारत है वो पूर्वी तरफ में पड़ता है, ब्रिटेन के या आप कह सकते हैं यूरोप के पूरब दिशा की ओर पड़ता है। इसलिए जितनी कंपनियां वहां से आई उन्होंने इसे ईस्ट इंडीज ही कहा, इसलिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबके पीछे, क्योंकि वो लोग पूर्वी देशों से व्यापार के लिए अनुमति लेकर आते थे तो इनके पीछे ईस्ट इंडिया जरूर लगा होता था। अगर मैं बात करूं इसके बाद कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे ये डेनमार्क से आए थे भैया, और ये भारत में कब आए, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ये भारत में कब आए तो इनका आगमन होता है 1612 में। आप लिखेंगे 1612 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। 1612 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। का भारत में आगमन हुआ, भारत में आगमन हुआ। ये जो रेड कलर का मार्कर है क्या आपको विजिबल हो रहा है? एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं कि आपको मार्कर विजिबल हो रहा है या नहीं, नहीं तो हल्का कलर आए। ओके, यहाँ पर तो विजिबल है ही। चलिए अब हम बात करते हैं। तो 1612 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या होता है भैया, तो आगमन होता है। अगर मैं बात करूं कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, कभी भी आपसे पूछा जाए कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, तो आप कहेंगे 1620 में
1620 में ये क्या करते हैं कि 1620 में ये अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित करते हैं। परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1620 में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी, प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये जो प्रथम फैक्ट्री थी ये कहाँ पर स्थापित हुई थी भैया, तो आप कहेंगे ये पहली वाली फैक्ट्री इनकी त्रावणकोर में स्थापित हुई थी। त्रावणकोर थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो आप कहेंगे त्रावणकोर में स्थापित की थी। ये जो त्रावणकोर है भैया कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे यह तमिलनाडु में पड़ता है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि त्रा इसमें भी आ रहा है, इसमें ता है, तो टी से त्रावणकोर और टी से क्या होता है तमिलनाडु, तो यानी कि ये तमिलनाडु में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली फैक्ट्री 1620 में कहां पर स्थापित की थी इन्होंने, तो आप कहेंगे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर तमिलनाडु में स्थापित की थी। इसके पश्चात कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है दूसरी फैक्ट्री। अब यहाँ पर सन नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी। आपसे ये वाला प्रश्न जरूर पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि ये जो दोनों प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपका, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए स्टार बना है, या मैं बना ही देता हूँ सही से, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपसे कहे कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी सीरमपुर में, सीरमपुर, या जिसे हम सेरामपुर भी कह देते हैं, सेरामपुर, सेरामपुर। ये ध्यान रखना है आपको कि दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर में स्थापित हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह बंगाल में स्थित है, बंगाल में। तब बंगाल अलग अलग नहीं हुआ करता था, तब बिहार, बंगाल और जो आज का बांग्लादेश आप कहते हैं, पश्चिम बंगाल, ये सब एक में ही था। तो ये जो सीरमपुर था ये बंगाल में ही स्थित था। अच्छा, कई बुक्स में क्या है कि सीरमपुर को श्री रामपुर भी कहा गया है या लिखा गया है, तो अगर कहीं ऑप्शन में श्री रामपुर भी आ जाए तो भी आप लगा सकते हैं। वैसे रियल नेम यही है, लेकिन कई बुक्स में मैंने देखा है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, श्री रामपुर, श्री रामपुर लिखा हुआ है। वही सीरमपुर या श्री रामपुर आप कह सकते हैं, लेकिन रियल नाम सीरमपुर ही है। अब कई बुक्स में ये भी दिया है, तो अगर ऑप्शन में भी ये आ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि चाहे सेरामपुर कहें और चाहे श्री रामपुर कहें, नाम मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित हुई थी और दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर या सेरामपुर में स्थापित हुई थी, किसकी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए और इसमें कोई आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे की चीज़ों के बारे में, जो और चीज़ें हैं। देखिए, भारत में व्यापार के लिए बहुत सारी, मतलब आप देखते हैं पुर्तगाली है, फिर डच है, और फिर ब्रिटेन वाले है, और फिर डेनिश वाले है, क्योंकि ये होड़ मची हुई थी कि सभी देखते थे कि अरे सभी कंपनियां जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो हम भी जाएं। ऐसे ऐसे कर कर धीरे धीरे कर कर यूरोप की मुख्यतः कंपनियां भारत में आ गई थी। जो ये प्रमुख कंपनियां थी, ये भारत में व्यापार करने के लिए आ गई थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई थी व्यापार में भारत में, लेकिन तब भी हम इसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएस बहुत बड़ा क्या है, विशाल भंडार है सब्जेक्टों का, यानी कि एक गहरा समुंदर है जिसका कोई अंत नहीं। जीएस, जीके, जीएस एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर मैं बात करूं इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में, तो इसके बाद हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एक नगर की भी स्थापना की थी सीरमपुर में ही, जिसे हम फ्रेडरिक नगर कहते हैं। तो इन्होंने बंगाल में, आप लिखेंगे बंगाल में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया, या आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि बंगाल में डेनिश कंपनी ने, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेडरिक नगर की स्थापना की। आप कहेंगे क्या,
किसकी स्थापना की? तो आप कहेंगे फ्रेडरिक नगर की स्थापना की, फ्रेडरिक नगर की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो वो करी थी भैया फ्रेडरिक नगर की। कब की थी? तो आप कहेंगे कि फ्रेडरिक नगर की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो आप कहेंगे 1755 के अराउंड इन्होंने क्या किया था? तो फ्रेडरिक नगर की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो फ्रेडरिक नगर था कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये जो सीरमपुर था यहीं पर ही स्थापित किया गया था, फ्रेडरिक नगर, सीरमपुर, जो कि बंगाल में स्थित है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक नगर की भी स्थापना की गई थी जिसे हम फ्रेडरिक नगर कहते हैं। इसकी स्थापना 1755 में सीरमपुर में ही हुई थी। इसके पश्चात मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं जो फ्रेडरिक नगर था ये भारत में प्रथम डेनिश कॉलोनी थी। भारत में प्रथम डेनिश कॉलोनी यह थी, डेनिश कॉलोनी थी, कहने का मतलब प्रथम डेनिश कॉलोनी, कहने का मतलब कि यहाँ पर डेनमार्क के निवासी आकर बसे थे, यहाँ पर रहते थे। तो ये पहली डेनमार्क यानी कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए स्थापित की गई एक कॉलोनी थी। जैसे हमारी कॉलोनियाँ होती नहीं है वैसे ही ये एक तरह की कॉलोनी थी और जहां पर डेनिश यानी कि डेनमार्क के लोग रहते थे। ये पहली भारत में पहली स्थापित कॉलोनी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका मुख्य फोकस कहां पर था भैया? तो इनका मुख्य फोकस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में था। यानी ये धर्म को मतलब वो दे रहे थे, प्राथमिकता दे रहे थे धर्म को। इसलिए यह कंपनी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई क्योंकि जनता में इनके प्रति पहले ही भय, डर विकसित हो गया था। जिस प्रकार से पुर्तगाली लोग भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने लगे थे अंत में और फिर उनका अंत हो गया, या आप कहेंगे कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने लगे थे और इसलिए भारतीय समाज उनसे डरने लगा था। तो इसलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो थी वो भी सफल नहीं हुई थी अंत में। शुरुआत में तो उसने बहुत सफलता हासिल की लेकिन बाद में वह असफल रही। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कंपनी अगर धर्म को प्राथमिकता देने लगती है तो वह नहीं चलेगी, चाहे वो कंपनी हो या राजा हो, यानी कहीं ना कहीं उसका अंत जरूर आ जाएगा। तो ये जो कंपनी थी ये ईसाई धर्म के प्रचार में ज्यादा बिजी थी। आप कहेंगे ईसाई धर्म के प्रचार को प्राथमिकता दी, ईसाई धर्म के प्रचार को प्राथमिकता दी, प्रचार को डेनिश कंपनी ने प्राथमिकता दी, डेनिश कंपनी ने प्राथमिकता दी और इसीलिए यह कंपनी असफल रही। आप देखेंगे 1845 में यह कंपनी अपनी सारी फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेचकर वापस डेनमार्क लौट जाते हैं। आप कहेंगे 1845 में डेनिश कंपनी अपना सारा व्यापारिक केंद्र, अपना सारा, या आप कहेंगे अपनी सारी फैक्ट्रियां व केंद्र EIC, जब सिर्फ EIC लिखा जाए तो आप समझ जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्रिटेन वाली है। तो EIC, जब सिर्फ EIC लिखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाली है। आप लिख लेंगे कि ब्रिटिश EIC के हाथों बेच दिया, EIC को बेच दिया तथा वापस डेनमार्क चले गए, वापस लौट गए। तो ये थी भैया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इतनी चीजें ही महत्वपूर्ण थी इनके बारे में, इन्हें नोट करिए। फिर हम बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मैं देख लेता हूं कि सारी चीजें यहाँ पर एकदम अच्छे से चल रही हैं, इसे नोट करिए। फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में।
चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी जो थी ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी टक्कर दी थी। यानी कि एक समय लग रहा था कि कहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही ना अंतिम रूप से एक कंपनी बचे और ब्रिटेन को वापस जाना पड़े, लेकिन बाद में फिर वो कमज़ोर भी हो गई। लेकिन आप कहेंगे कि भारत में सबसे बड़ा शत्रु ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सबसे बड़ा शत्रु कौन था, तो वो थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे अंतिम में भारत में प्रवेश करती है। अगर मैं बात करूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप लिखेंगे फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया ना लिखिए, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन, भारत में आगमन। और इसके बारे में अब हम जानेंगे बेहतर तरीके से। देखिए, अगर आप मेरी क्लास बेहतर तरीके से ले लेते हैं तो आपको मैं सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बता दूंगा और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, इसलिए क्लास ज़रूर लेते रहिए। अगर मैं बात करूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कैसे हुआ, तो पहले हम जान लेते हैं ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ से आई थी भैया, तो आप कहेंगे फ्रांस से आई थी। फ्रांस से यह कंपनी आई थी। फ्रांस एक यूरोपीय देश है, आप जानते हैं, और उसी के नाम पर इसे फ्रांसीसी कंपनी कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का जो आगमन था वो फ्रांस कंट्री से होता है। फ्रांस और ब्रिटेन में पहले से ही दुश्मनी थी और बहुत ज़्यादा दुश्मनी और टकराव होते रहते थे, और यहाँ भी होंगे। जब उन कंपनियाँ भी आएंगी तो आपस में ज़रूर भिड़ेंगी। और यहीं पर आप देखेंगे कि यह भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी थी। आप लिख लेंगे यह भारत में प्रवेश करने वाली, या भारत में प्रवेश करने वाली अंतिम कंपनी थी, अंतिम कंपनी। यानी कि इसके बाद कोई और यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन नहीं हुआ। अंतिम रूप से फ्रांस की जो फ्रांसीसी कंपनी थी वही भारत में आगमन करती है। अगर मैं बात करूं ये जो कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना, आप कहेंगे फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी कंपनी जो थी इसकी स्थापना, इसकी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लिखेंगे कब हुई, तो आप कहेंगे 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना 1664 में किसके शासनकाल में होती है, तो भैया फ्रांस के एक शासक थे जिनका नाम था लुई 14वें। इन्हीं के शासनकाल में इस कंपनी की स्थापना होती है। इन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। लेकिन इस कंपनी को स्थापित करने की सलाह किसने दी थी, तो आप कहेंगे कोलबर्ट नाम के व्यक्ति ने दी थी। तो आप लिख लेंगे कि इस कंपनी को स्थापित करने का श्रेय, या आप कहेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का श्रेय, कंपनी को स्थापित करने का श्रेय
कोलबर्ट को जाता है। कोलबर्ट एक मंत्री थे लुई 14वें के दरबार में, और इन्हीं को जाता है, यानी कि इन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इनके द्वारा ही इस कंपनी की स्थापना की गई थी। अच्छा, जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी यह एक सरकारी कंपनी थी। आप लिख लेंगे कि यह एक क्या थी, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी। अच्छा, यही कारण था कि फ्रांसीसी कंपनी भी ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे नहीं पीछे कर पाएगी, क्योंकि जो ब्रिटेन की कंपनी थी वो एक क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। और सभी जानते हैं आप सभी की गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। सुविधा भी अच्छी होती है, कर्मचारियों को वेतन भी ज़्यादा मिलता है, और जो कर्मचारी होते हैं वो कंपनी के लिए, अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक सरकारी कंपनी थी। जैसे आप जानते हैं, आप यहाँ पर भी भारत में भी सरकारी कार्यालयों में जाएंगे या ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपके काम को बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है। ऑप्शन में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो जैसे बैंक होता है, तो सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपको दौड़ा दौड़ा कर एकदम पागल कर देंगे, तब आपका कहीं काम पूरा होगा 4 से 5 10 दिन में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जाएंगे तुरंत आपका काम होता है। तो यही डिफरेंस होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय जो होता है वो चाहता है कि मेरा गोल अचीव हो और मेरी कंपनी आगे बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसमें वेतन तो आता ही रहता है और कर्मचारी उतना ध्यान नहीं देते, सरकार का भी दबाव होता है। और इसी तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसे भी बहुत सारे दबाव झेलने पड़े, और सरकारी कंपनी होने के कारण इसके कर्मचारी उतने ज़्यादा क्या नहीं थे, क्या कहा जाता है, आलसी थे। यानी कि इनके जो कर्मचारी थे आलसी थे, भ्रष्टाचार में ही पड़ गए। इन्होंने अपनी कंपनी के विस्तार के लिए ज़्यादा योजनाएं नहीं बनाई। हालांकि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह एक समय पर बहुत अच्छी शक्ति पर पहुंच गई थी, लेकिन जब इसके जो सबसे योग्य गवर्नर थे डुप्ले, उनको वापस बुला लिया गया तो ये कंपनी एकदम खत्म हो गई। उसके बारे में हम बात करेंगे। इतनी चीज़ें तो आप जान गए होंगे। अगर मैं बात करूं तो भैया 1664 में स्थापित होती है यह कंपनी। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, तो भैया इसकी प्रथम फैक्ट्री, अगर मैं बात करूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी। तो वो स्थापित हुई थी भैया 1668 में। 1668 में कहां पर, तो आप कहेंगे सूरत में। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी, तो वो स्थापित हुई थी भैया सूरत में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी की दूसरी फैक्ट्री या दूसरी कोठी, कभी कभी फैक्ट्री को क्या कह देता है, कोठी कह देता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि कोठी अगर ऑप्शन में दे तो समझ लो फैक्ट्री ही कह रहा है। और इसकी स्थापना 1669 में हुई थी, और यह हुई थी भैया कहाँ पर, तो आप कहेंगे मसूलीपट्टनम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मसूलीपट्टनम में इसकी स्थापना हुई थी दूसरी फैक्ट्री की, और ये कहाँ पर पड़ती है, तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नोट कर लिख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी, आप लिखेंगे ब्रिटिश, मैं यहाँ पर नोट करके लिखा देता हूँ, ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जो फ्रांस है, फ्रांस की कंपनी है, और जो ब्रिटेन की कंपनी है, दोनों कंपनियां एक ही जगह पर स्थापित हुई हैं। बस अंतर क्या है कि ब्रिटेन वाली ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी जो अस्थायी थी, और पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और इन्होंने पहली सूरत में स्थापित की और दूसरी मसूलीपट्टनम में। तो ये ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैंने आपको बताया था कल की ही क्लास में कि 1611 में वो क्या करते हैं, पहली अस्थायी फैक्ट्री
की स्थापना करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा। पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं जो कहाँ पर होती है भैया, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो अस्थायी थी, जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। और दूसरी 1613 में कहाँ पर, जब वो स्वाली का युद्ध हो जाता है, पुर्तगालियों को ये पराजित कर देते हैं, तो ये स्थापित करते हैं, क्योंकि जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, तो स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं सूरत में 1613 में। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि प्लेस वही है, बस अंतर क्या है, क्रम का है। और इसमें स्थायी और अस्थायी का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है कि पहली फैक्ट्री सूरत में है, फ्रांस वालों की, फ्रांसीसी कंपनी की, और दूसरी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, नोट करिए। फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। पानी पी लेता हूं। चलिए बात करते हैं हम आगे की चीजों के बारे में। मैं इससे रेज करता हूं, उम्मीद है इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। कल हम कर्नाटिक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम फटाफट पढ़ लेंगे उसे और आपको अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। क्योंकि बिहार पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें फटाफट सिलेबस भी कंप्लीट करना है। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना मॉडर्न हिस्ट्री की, तभी मैं आगे की क्लासेस ले पाऊंगा। जैसे कि मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा दूं, या मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं। आप मेरा आदित्य बैच देखेंगे तो वहां पर प्राचीन इतिहास की क्लासेस उपलब्ध हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं तो भैया, जो फ्रांसीसी थे, इनके द्वारा भारत में एक नगर की स्थापना की गई थी, और वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो नोट कर लिख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, आप लिखेंगे फ्रांसीसी कंपनी ने आप लिखेंगे फ्रांसीसी कंपनी ने 1673 में, कब भैया, तो आप कहेंगे फ्रांसीसी कंपनी ने 1600 कब भैया, तो आप कहेंगे 1673 में। 1673 में क्या करते हैं ये, तो बीजापुर के शासक से अनुमति लेकर एक नगर की स्थापना करते हैं। नगर की स्थापना करते हैं, लिख लीजिएगा, करते हैं। उस नगर का क्या नाम था, तो पांडिचेरी। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि पांडिचेरी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी 1673 में। बीजापुर के शासक से अनुमति लेकर इन्होंने पांडिचेरी नगर की स्थापना की थी। अच्छा, ये जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी भैया, आपसे परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि पांडिचेरी नगर की स्थापना किसने की थी। तो आप कहेंगे भैया, जो पांडिचेरी नगर है इसकी स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की थी। मार्टिन ने की थी। ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्रैंको मार्टिन ने की थी। कहीं कहीं इन्हें फ्रांसिस मार्टिन भी कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्रैंको मार्टिन को ही भारत में फ्रांसीसी बस्तियां बसाने वाला वास्तविक संस्थापक कहा गया है। यानी आप कहेंगे कि फ्रैंको मार्टिन को ही फ्रैंको मार्टिन को ही फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। संस्थापक
है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो फ्रांसीसी बस्तियां थी जो भारत में बसाई गई, यानी कि बस्ती कहने का मतलब एक कॉलोनी, वहां पर फ्रांसीसी लोग आकर रहे, तो वो जो बस्तियां थी उनका संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रैंको मार्टिन को माना जाता है। इन्होंने ही पांडिचेरी नगर की स्थापना की थी और इसी पांडिचेरी नगर में फ्रांसीसी लोग आकर बसे थे। ये चीजें आपको पता होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि 1742 में मैं आपको बता देता हूं कि 1742 में क्या होता है। आप देखेंगे कि एक फ्रांसीसी गवर्नर आता है जिसका नाम है डुप्ले। आप कहेंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का आगमन होता है। और भैया ये जो डुप्ले नाम का गवर्नर था, ये बहुत ही बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था, यानी बहुत ही शक्तिशाली। एक तो कह सकते हैं कि ये भैया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके साथ साथ ये कूटनीतिज्ञ था और बुद्धिमान भी बहुत ज़्यादा था। शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ था। इसका 1742 में आगमन होता है और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि इस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चरम शक्ति पर थी, यानी कि इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत शक्तिशाली बनाया था, यानी चरम शक्ति तक पहुंचाया। फ्रांसीसी कंपनी को चरम शक्ति तक पहुंचाया। लिख लीजिएगा, फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी कंपनी को चरम शक्ति तक पहुंचाया इसने। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कल जब पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, डुप्ले के आगमन से ही। इसे भैया सहायक संधि का जनक भी कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि सहायक संधि का जनक किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा गया है। ये एक गवर्नर थे डुप्ले, और इन्हें सहायक संधि का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। आपसे पूछे तो इन्होंने एक रूल भी अपनाया था कि ये धन के बदले भारतीय राजाओं को सेना दिया करते थे। बहुत ही शक्तिशाली गवर्नर थे डुप्ले। आप लिखेंगे डुप्ले पैसे के बदले, या आप कह सकते हैं पैसे, या आप कह सकते हैं धन। पैसे इन द सेंस धन के बदले भारतीय राजाओं को सेना देते थे। भारतीय राजाओं को सेना देते थे। यानी कि कोई कमजोर भारतीय राजा है या उसे युद्ध लड़ना है, उसे सेना चाहिए, तो ये कहते थे भैया रुपया निकालो और मेरी इतनी सेना ले जाओ। 100 सैनिक चाहिए तो ले जाओ, इतने रुपए दे दो। 1000 चाहिए तो ले जाओ, इतने रुपए दे दो। यानी रुपए लेते थे और अपनी सेना उन्हें दे देते थे। तो ये रूल इन्होंने ही निकाला था। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब डुप्ले वापस चले जाएंगे, बस ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंपनी का पतन शुरू हो गया था। यानी पतन तो डुप्ले के जाने के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था उसके बाद ये पतन की तरफ एकदम अग्रसित हो गए थे और धीरे धीरे कर ये कंपनी समाप्ति ही हो गई। कल हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिसमें हम अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी का संघर्ष देखेंगे। तो बेहतर तरीके से उम्मीद है आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।